Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अजीब सी दुनिया की सैर पर निकल रहे हैं। कैसी दुनिया? एक ऐसी दुनिया जो पानी से बनी है, लेकिन जहां पीने के लिए पानी ही नहीं मिलता। अच्छा। एक ऐसी जमीन जो ऊपर से तो उबड़ खाबड़ है और अंदर से आप कह सकते हैं पूरी की पूरी खोखली। हम बात कर रहे हैं कास्ट स्थलाकृति की। बिल्कुल। और ये विषय खास तौर पर हमारे उन श्रोताओं के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जीसी लियोंग का ये अध्याय परीक्षकों का पसंदीदा रहा है हमेशा से। तो आज हमारा मिशन साफ है। प्रीलिम्स के लिए कौन से फैक्ट्स रटने हैं और मेंस में एक अच्छा जवाब लिखने के लिए किन कॉन्सेप्ट्स को समझना है। हाँ, चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो चलिए इस अजीब और खूबसूरत दुनिया में उतरते हैं। मेरा सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल पूछिए कि चूना पत्थर जो कि एक ठोस चट्टान है, वो सिर्फ बारिश के पानी से घुलकर इतनी विशाल और जटिल आकृतियां कैसे बना लेती है? इसके पीछे का जादू क्या है? यहाँ कोई जादू नहीं है, बल्कि शुद्ध रसायन विज्ञान है। और इस प्रक्रिया का नाम है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन? हाँ, और इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही पूरे कार्स्ट लैंडस्केप का इंजन है। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, कार्बोनेशन। है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए, जब बारिश की बूंदें आसमान से नीचे आती हैं तो वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ मिल जाती हैं। अच्छा। तो पानी और CO2 मिलकर एक बहुत ही हल्का बहुत ही कमजोर एसिड बनाते हैं। उसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो हर बारिश के पानी में थोड़ी बहुत एसिडिटी होती ही है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये एसिड इतना कमजोर होता है कि आप इसे महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन हजारों लाखों साल तक जब ये लगातार काम करता है तब असर दिखता है। हाँ, तब यही सौम्य सा एसिड पूरी की पूरी पहाड़ियों को अंदर से खोखला कर देता है। वाह। तो जब ये एसिड वाला पानी चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टान पर गिरता है तब क्या होता है? तब एक केमिकल रिएक्शन होता है। ये एसिड कैल्शियम कार्बोनेट को घोल देता है और उसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल देता है, जो पानी में घुल जाता है। हाँ, जो पानी में पूरी तरह घुलनशील होता है। तो ये कोई फिजिकल कटाव नहीं है जैसे नदी पत्थर को घिसती है। ये एक केमिकल घुलन है, जैसे पानी में नमक घुल जाता है। समझ गया। तो ये घुला हुआ चूना पानी के साथ बह जाता है और पीछे चट्टान में खाली जगह छोड़ जाता है। और यहीं से कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। तो ये तो हुआ कैसे। अब आते हैं क्या पर। इस एक प्रक्रिया से जो अलग अलग आकृतियां बनती हैं, उन पर प्रीलिम्स में सीधे सीधे सवाल आते हैं। चलिए सतह से शुरू करते हैं। जमीन के ऊपर क्या क्या देखने को मिलता है? सतह पर सबसे पहली और अनोखी चीज जो बनती है वो है लाइमस्टोन पेवमेंट। लाइमस्टोन पेवमेंट? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक बड़ी सपाट चूना पत्थर की चट्टान है और उस पर हजारों सालों से वो एसिड वाली बारिश हो रही है। पानी चट्टान की जो प्राकृतिक दरारें होती हैं ना, उनमें घुसकर उन्हें और गहरा और चौड़ा करता जाता है। अच्छा, और इससे वो अजीब सा पैटर्न बनता है जिसका जिक्र जीसी लियोंग में है। गहरी नालियां जिन्हें ग्राइक्स कहते हैं। हाँ, ग्राइक्स। और उनके बीच में बचे हुए सपाट पत्थर के टुकड़े जिन्हें क्लिंट्स कहते हैं। इस पे चलना तो लगभग नामुमकिन होगा। बिल्कुल। तो पानी इन ग्राइक्स के जरिए जमीन के अंदर घुसने लगता है। सही। और जिन छेदों से पानी अंदर जाता है उन्हें सिंक होल या स्वॉलो होल कहते हैं। इन्हें डोलिन भी कहा जाता है। ये कास्ट इलाकों की पहचान है। और मुझे लगता है कि यूपीएससी परीक्षकों को इन छेदों के अलग अलग आकार बहुत पसंद है ना? डोलिन से कहानी आगे कैसे बढ़ती है? हाँ, ये क्लासिक प्रीलिम्स का सवाल है। जब कई छोटे छोटे डोलिन घुलने की वजह से या जमीन धंसने की वजह से आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ा अनियमित आकार का गड्ढा बनता है। उसे उवाला कहते हैं। और फिर ये और भी बड़ा हो जाता है। हाँ। कहानी का क्लाइमैक्स है पुलजे। जब कई उवाला मिल जाते हैं तो एक विशाल मैदान जैसी आकृति बनती है जिसका तल सपाट होता है। ये कई किलोमीटर लंबे चौड़े हो सकते हैं। तो ये सिर्फ अलग अलग गड्ढे नहीं है, ये एक तरह से जमीन के ढहने की कहानी है। बिल्कुल। छोटे छोटे छेदों से शुरू होकर हजारों सालों में एक पूरे के पूरे मैदान को निगल जाती है। तो प्रीलिम्स का एक सीधा सवाल बन गया,
इन आकृतियों को उनके बढ़ते आकार के क्रम में लगाइए। जवाब साफ है, सबसे छोटा डोलिन, फिर उससे बड़ा ओआला और सबसे विशाल पोल्जे। DUP। DUP, इसे याद रखना होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर सारा पानी सिंक होल से नीचे चला जाता है तो पोल्जे का तल सपाट कैसे होता है और कभी-कभी वहाँ नदियाँ कैसे बहती हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोल्जे के तल पर अक्सर चूना पत्थर के घुलने के बाद बची हुई मिट्टी या क्ले की एक परत जमा हो जाती है। अच्छा। हाँ, जो पानी को नीचे जाने से रोकती है। इसे टेरा रोसा कहते हैं। इस वजह से वहां एक अस्थायी नदी या झील भी बन सकती है। ये तो जमीन के ऊपर की बात हो गई, लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब ये पानी जमीन के नीचे गायब हो जाता है। उस अंधेरी दुनिया में क्या चल रहा होता है? उस अंधेरी दुनिया में गुफाओं का एक पूरा नेटवर्क बन रहा होता है। पानी चट्टानों को घोलकर भूमिगत रास्ते और विशाल कक्ष बनाता है। गुफाएं? हाँ, और इन गुफाओं के अंदर जो बनता है वो शायद कास्ट का सबसे शानदार नजारा है। आप स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट की बात कर रही हैं? इनमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ऊपर से आता है और कौन सा नीचे से। इसके लिए एक बहुत ही सरल ट्रिक है जो हर एस्पिरेंट को याद रखनी चाहिए। स्टैलेक्टाइट में टी आता है ना? हाँ, टी फॉर टॉप। तो ये वो आकृतियां हैं जो गुफा की छत यानी टॉप से नीचे की ओर लटकती हैं। अच्छा। और स्टैलेग्माइट में जी आता है, जी फॉर ग्राउंड, मतलब ये जमीन से ऊपर की ओर उठती हैं। एकदम सही। होता ये है कि कैल्शियम से भरा पानी जब छत से बूंद बूंद टपकता है तो पानी तो गिर जाता है, लेकिन कैल्शियम का एक छोटा सा कण छत पर ही चिपककर जम जाता है और लाखों बूंदों के बाद वो बढ़ता जाता है। हाँ, और जब वही बूंद जमीन पर गिरती है तो वहां भी कैल्शियम जमा होता है और धीरे धीरे एक स्टैलेग्माइट खड़ा हो जाता है। स्टैलेग्माइट आमतौर पर ज्यादा मोटे और गोल होते हैं। और जब एक स्टैलेक्टाइट और एक स्टैलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं तो एक पूरा स्तंभ या पिलर बन जाता है। भारत में इसके सबसे अच्छे उदाहरण कहाँ मिलते हैं? भारत में मेघालय की गुफाएं जैसे माउस माई केव इसके लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अच्छा। हाँ, वहां की नमी और अंधेरे में जब टॉर्च की रोशनी इन चमकते हुए स्तंभों पर पड़ती है तब आपको किताबों में पढ़ी हुई बातें असल में महसूस होती हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बेलम केव्स और गुप्त गोदावरी गुफाएं भी बेहतरीन उदाहरण हैं। तो प्रीलिम्स का दूसरा सवाल भी तैयार है। आपको कुछ आकृतियों के नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी गुफा के फर्श पर बनती है। जवाब होगा स्टैलेग्माइट। बिल्कुल। चलिए अब एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या ये कार्स्ट स्थलाकृति कहीं भी बन सकती है जहां चूना पत्थर हो, या इसके लिए कुछ खास शर्तें होती हैं? नहीं, ये हर जगह नहीं बन सकती। इसके लिए कुछ खास चीजों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। ये भी एक क्लासिक मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन का टॉपिक है। तो वो शर्तें क्या क्या हैं? पहली और सबसे जरूरी शर्त, सतह के पास एक मोटी घुलनशील चट्टान होनी चाहिए, जैसे चूना पत्थर। ठीक है। दूसरी शर्त, ये चट्टान सख्त, घनी और इसमें बहुत सारे जोड़ और दरारें होनी चाहिए। अगर चट्टान बहुत नरम होगी तो वो घुलने के बजाय धंस जाएगी और गुफाएं नहीं बनेंगी। और दरारें ताकि पानी अंदर जा सके। हाँ। तीसरी शर्त है पर्याप्त बारिश, मध्यम से भारी बारिश होनी चाहिए। रेगिस्तान में चूना पत्थर होगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि कार्बोनेशन के लिए पानी ही नहीं है। सही। और आखिरी शर्त? चौथी शर्त है कि जमीन में एक अच्छा खासा ढाल हो ताकि पानी सतह के नीचे बह सके। अगर पानी एक जगह रुक जाएगा तो वो चट्टान को और नहीं घोल पाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ चूना पत्थर होना काफी नहीं है, सही तरह की चट्टान, सही मौसम और सही ढलान भी चाहिए। बिल्कुल। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी न हो तो कार्स्ट नहीं बनेगा। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए रटने वाली बातें और कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ गए, पर अब इसे मेंस के नजरिए से समझते हैं। एक आम सवाल आता है, कार्स्ट स्थलाकृति के विकास पर चर्चा करें। ये क्षेत्र आमतौर पर कम आबादी वाले क्यों होते हैं? यह एक शानदार सवाल है और यह सीधे सीधे भूगोल को मानव जीवन और प्रशासन से जोड़ता है। इसके जवाब को दो हिस्सों में बांटना होगा। पहला हिस्सा विकास पर और दूसरा कम आबादी के कारणों पर। हाँ, पहले हिस्से में आप शुरुआत करेंगे कार्बोनेशन की प्रक्रिया को समझाते हुए, फिर उन 4 जरूरी शर्तों का जिक्र करेंगे। फिर सतह की आकृतियां, डोलिन, ओवालाज, पोल्जे, सली, और फिर भूमिगत आकृतियों के विकास के बारे में बताएंगे। गुफाओं, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट का बनना,
ये आपके जवाब का पहला आधा हिस्सा पूरा कर देगा। और अब आते हैं दूसरे, ज्यादा विश्लेषणात्मक हिस्से पर। ये क्षेत्र कम आबादी वाले क्यों होते हैं? हाँ, और हमें उन्हीं कारणों को विस्तार से समझाना है जो जीसी लियोंग में दिए गए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है मिट्टी की कमी। अच्छा। क्योंकि चूना पत्थर घुल जाता है, इसलिए यहाँ मिट्टी की मोटी परत बनी नहीं पाती। जो थोड़ी बहुत लाल मिट्टी टेरा रोसा बचती है, वो ज्यादा उपजाऊ नहीं होती। मतलब साफ है, यहाँ बड़े स्केल पर फार्मिंग करना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। दूसरा कारण? पानी का अभाव है। ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि पानी ही तो इन आकृतियों को बना रहा है। यही तो इस जगह का सबसे बड़ा विरोधाभास है। यहाँ बारिश तो होती है, लेकिन सारा पानी सिंक होल और दरारों से तुरंत जमीन के नीचे चला जाता है। सतह पर नदियां, झीलें या तालाब लगभग होते ही नहीं है। तो पीने और सिंचाई के लिए पानी की गंभीर कमी होती है। बिल्कुल। तीसरा कारण है ऊबड़ खाबड़ जमीन, लाइमस्टोन पेवमेंट, सिंक होल। ऐसी जमीन पर सड़कें बनाना या घर बनाना बहुत मुश्किल और खर्चीला होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, और चौथा कारण है कमजोर वनस्पति। पतली मिट्टी और पानी की कमी के कारण यहाँ घने जंगल नहीं उग सकते। आमतौर पर सिर्फ घास या छोटी छोटी झाड़ियां ही उग पाती हैं। मतलब पशुपालन भी सीमित हो जाता है। तो जब खेती नहीं, पानी नहीं, आसान ट्रांसपोर्ट नहीं और चारागाह नहीं, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ आबादी बहुत कम होगी। एग्जैक्टली। तो आज हमने कास्ट स्थलाकृति के कैसे, कार्बोनेशन क्या, प्रीलिम्स के लिए मुख्य आकृतियां और क्यों, मेंस के लिए विकास और जनसंख्या को कवर किया है। ये जीसी लियोंग के अध्याय का एक संपूर्ण विश्लेषण था। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। स्रोतों में हमने यही पढ़ा और समझा कि कास्ट क्षेत्र रहने और बसने के लिए कितने मुश्किल हैं। इन्हें अक्सर बंजर या अनप्रोडक्टिव जमीन माना जाता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज के समय में यही अनोखी भू आकृतियां, यही गहरी रहस्यमयी गुफाएं, ये भूमिगत नदियां बड़े पर्यटन केंद्र बन गए हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव है। जो कभी एक भौगोलिक चुनौती थी, वो अब एक आर्थिक अवसर बन गई है। बिल्कुल। जरा सोचिए, आधुनिक तकनीक और पर्यटन की बढ़ती मांग एक बंजर माने जाने वाले कास्ट परिदृश्य के आर्थिक महत्व को कैसे पूरी तरह से बदल सकती है। ये एक ऐसा पहलू है जो भूगोल को समकालीन अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय विकास से जोड़ता है। और एक सिविल सर्वेंट को ये सोचना होगा कि इस पर्यटन को कैसे प्रमोट किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, लेकिन साथ ही इन नाजुक गुफाओं के इकोसिस्टम को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। बिल्कुल सही पॉइंट। एक बेहतरीन विचार। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.